धीरज की पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उसने पति से कहा कि माँ मुझे कोई चीज़ खाने के लिए नहीं देती। तो उस बग़ैरत ने अपनी माँ के दोनों हाथ तोड़ दिए और पत्नी से कहा कि अब तुम आराम से जो चाहे ले लिया करना, मैंने तुम्हारी रुकावट को हटा दिया है। बूढ़ी माँ दर्द से चिल्लाती रह गई। माँ पूरा दिन एक कोने में पड़ी रहती। जब पड़ोसन चक्कर लगाती तो उसे कुछ खाने के लिए दे जाती। एक दिन पत्नी ने धीरज से कहा कि पड़ोसन माँ को पट्टियाँ पढ़ाने आ जाती है। तो उसने माँ को उठाकर बाहर रख दिया और पड़ोसन से कहा इसे घर ले जाओ। तभी अचानक अंदर से ज़ोरदार चीखों की आवाज़ आई और उसकी पत्नी, बेटा रात के 12 बज गए हैं, जा अब आराम कर ले, सुबह सवेरे तुझे फिर काम पर जाना है। रमा ने अपने इकलौते बेटे का ख्याल करते हुए उसे कहा था, जो रात को आराम करने के बजाय अपनी माँ के पैर दबा रहा था। धीरज कहने लगा, ना माँ, जब तक रात को तेरे पैर न दबा दूँ मुझे नींद नहीं आती। ये सुनकर रमा के सीने में ठंडक सी उतरी थी। औलाद का आज्ञाकारी होना भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। धीरज रमा का इकलौता बेटा था। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, ख़ास तौर पर उस समय से जब से उसके पिताजी का देहांत हुआ था। रमा को बस एक ही चिंता सताती थी कि बेटे शादी के बाद वो बदल ना जाए, क्योंकि बेटा उसका इकलौता सहारा था। धीरज की एक परचून की दुकान थी और मकान भी अपना था। आमदनी बस इतनी थी कि महीना अच्छा गुजर जाता था। कामकाज के लिए उसने किसी भी नौकरानी को नहीं रखा था, क्योंकि जिस गांव में वो रहते थे वहां पर घर के कामकाज खुद घर की औरतें ही कर लिया करती थीं। लेकिन रमा बीमार रहने लगी थी। घर के कामकाज करती तो बहुत थक जाती थी। रात का खाना बेटे को खिलाने के बाद तो उनकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती। धीरज जब दुकान से वापस आता तो माँ और को कौर बनाकर अपने साथ खिलाता था, और उसके बाद जब रमा खाने के बर्तन धोने के लिए जाती तो वह मना कर देता। वो कहता कि माँ बस आप आराम करो, मैं बाकी के काम कर लूँगा। सारे बर्तन वही धोता था। फिर रसोई की सफाई करने के बाद अपनी माँ के पैर दबाने लगता था। रमा उसे बहुत सारी दुआएं देती थी, लेकिन ये सिलसिला कब तक चल सकता था। वैसे भी वो 26-27 साल का हो चुका था। रमा को उसकी शादी की चिंता तो सता रही थी, लेकिन जल्दबाजी में ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहती थी जो उसके बेटे को उससे अलग कर दे। रमा के बराबर में उसकी पड़ोसन निर्मला रहती थी और वही उसे रिश्ते दिखाने के लिए ले जाती थी। पिछले 1 साल से वो धीरज की लड़की देख रही थी और सुबह भी निर्मला उसके घर पहुंच गई। वो कहने लगी, चलो आओ मेरे साथ, आज तो मैं तुम्हें ऐसी लड़की दिखाऊंगी कि तुम खुश हो जाओगी। रमा कहने लगी, ऐसी भी कौन सी लड़की दिखाने लगी हो? तो वो कहने लगी, बहुत सुलझी हुई लड़की है, तुम्हारे पूरे घर को संभाल लेगी। रमा उसके साथ लड़की देखने चली गई। लड़की ठीक ठाक रंग रूप सूरत की थी, लेकिन जब रमा ने देखा कि उसने पूरे घर को साफ सुथरा रखा हुआ था, घर की भी बड़ी बेटी थी, उसने ही घर को संभाल रखा था। रमा को लड़की पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने अपनी पसंद का इजहार भी कर दिया। रिश्ता भी उस लड़की से तय हो गया। रमा ने बस 4 महीने का ही समय मांगा था। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति ना थी। फिर रमा ने ये भी कह दिया था कि दहेज नहीं चाहिए, उसके घर में सब कुछ मौजूद है, बस लड़की सेवा और कदर करने वाली हो। और वो लड़की लगभग ऐसी ही थी। रमा काफ़ी संतुष्ट हो गई थी कि चलो सब अच्छा है, लड़की अच्छी है, घर संभाल लेगी और बहू की मौजूदगी में पूरा दिन उनका दिल भी लगा रहेगा। वरना पूरा दिन धीरज अपनी दुकान पर होता था और वह पीछे खाली दीवारें तकती रहती थी। 1 महीने बाद धीरज के दोस्त की बहन की शादी दूसरे गांव में थी और वो बस 2 दिन के लिए दूसरे गांव गया था ताकि शादी करके वापस आ जाए। लेकिन फिर भी जाने से पहले बार बार रमा से यही कह रहा था कि माँ, अगर आपको लगता है कि आप नहीं रह पाएंगी तो मैं नहीं जाता। रमा कहने लगी, नहीं बेटा तुम जाओ, वैसे भी निर्मला कह रही थी कि वो अपनी छोटी बेटी को मेरे पास भेज देगी तो मेरा भी दिल लग जाएगा। इतने समय बाद तो कोई शादी आई है, तुम जाते ही कहाँ हो? मेरी वजह से तो तुम कहीं जा ही नहीं पाते। उसका माथा चूमकर रमा ने बेटे को भेज दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ज़िंदगी एकदम से पलटा भी खा सकती है। धीरज जब अपने दोस्त की बहन की शादी पर गया तो उसके दोस्त ने पहले तो उसे इस बात पर नाराज़गी दिखाई कि मंगनी कर ली और हमें बताया तक नहीं। वो कहने लगा, बस माँ की पसंद की लड़की है, माँ ने ही बात पक्की की है, अब सही से मंगनी की रस्म नहीं की गई है, बस डायरेक्ट शादी होगी। बहरहाल दोस्त की बहन की शादी थी और पूरा आंगन रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। बारात किसी दूसरे गांव से आनी थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मेहमान भी आ चुके थे। लेकिन जब बारात आई तो भंगड़े ढोल बाजे नाच करने के बाद बाराती दूल्हे के साथ जब अंदर जाने लगे तो लड़की की बहनों ने दुपट्टे से दरवाजे का रास्ता रोक दिया और पैसे मांगने लगी। वो कहने लगी कि जब तक 50,000 नहीं देंगे अंदर आने की अनुमति नहीं है। 50,000 की रकम सुनकर पहले तो लड़के वाले इस बात का मजाक समझे। वो कहने लगे कि 50,000 की रकम तो बहुत ज़्यादा है। सबको लगा कि ये एक हंसी मजाक है। कुछ देर की बहस के बाद बात बस 10,000 तक पहुंच जाएगी, इसलिए लड़के के दोस्त और भाई भी मजाक करने लगे।
लेकिन लड़कियां भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थीं। वो कहने लगी अंदर नहीं आने देंगे जब तक कि 50,000 ना दें। ये सुनकर लड़के की माँ कहने लगी कि पीछे हटो, तुम लोग क्या रास्ता रोके बैठी हो, 10 से 15,000 लेना है तो हम दे देंगे, इससे ज़्यादा की रकम नहीं मिलेगी। लेकिन वो लड़कियां अपनी बात पर अड़ी रहीं। वो कहने लगी मौसी जी, क्या किसी भिखारी के घर से आई हो जो तुम्हारी जेब में पैसे भी नहीं हैं? बेटा भी आने से पहले नोट जेब में रख कर आने थे, या तुम्हें नहीं पता था कि दुल्हन की 2 बहनें भी हैं? अरे हमें कौन से बार बार पैसे मिलने हैं, यही तो मौका होता है। लड़के की माँ को भी ये बात सुनकर बेइज्जती महसूस हुई थी। वो कहने लगी कि बड़ी बदतमीज़ लड़कियां हो तुम, चलो हटो यहाँ से, देर हो रही है, शादी के बाद वापस अपने गांव भी जाना है और वहाँ पर जाते जाते और भी ज़्यादा रात हो जाएगी। लेकिन लड़कियां हटने को तैयार ही नहीं थीं। बात बड़ों तक पहुँच गई, लेकिन माँ बाप और धीरज का दोस्त भी बहनों का साथ देने लगे थे। वो कहने लगा मौसी जी, इतनी बड़ी फरमाइश नहीं कर दी मेरी बहनों ने कि आप पूरी ना कर सकें। अरे 50,000 की रकम ही तो है, दे दें। एक बहस ही शुरू हो गई थी। लड़के वालों को इतना गुस्सा आया कि वो कहने लगे कि हम बारात वापस ले जाएंगे। ये सुनकर धीरज का दोस्त महंत गुस्से में आ गया। उसने लड़के का कॉलर पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हमें धमकी दो। उसने 2 मुक्के लड़के के मुंह पर दे मारे। फिर क्या एकदम एक हंगामा सा शुरू हो गया था। धीरज को ही अपने दोस्त को पीछे करना पड़ा। बहरहाल लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए लड़के वालों ने शादी करने से ही मना कर दिया। महेंद्र भी चिल्लाने लगा कि जाओ जाओ, निकलो यहाँ से तुम लोग, तुम जैसे कंगाल कंगलों को मैं अपनी बहन नहीं दूंगा। सब लोग उसे समझाने लगे कि ये जोर से काम लेने का समय नहीं है, लड़कों की तो कहीं ना कहीं शादी हो ही जाती है, लेकिन अगर दुल्हन की बारात वापस चली जाए तो कोई उसे अपनी इज्जत नहीं बनाता। बहरहाल लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लड़के वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि लड़की के घर वाले हमसे माफ़ी मांगें क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की है, फिर लड़के के मुंह पर भी मुक्के मारे हैं। जो लोग अभी से दामाद की इज्जत नहीं कर रहे हैं वो आगे जाकर क्या करेंगे। बहरहाल बारात वापस जा चुकी थी और महंत गुस्से से तपा बैठा था। सब लोग उसे समझा रहे थे कि तुमने अच्छा नहीं किया, और उनकी बहनों को भी समझाने लगे कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं मांगते। अब देखो बैठे बैठे बहन का घर बर्बाद हो गया, अब इससे शादी कौन करेगा। महेंद्र कहने लगा कि मेरी बहन की शादी आज ही होगी। सब ये सुनकर बहुत हैरान थे कि दूल्हा तो जा चुका है, बारात भी वापस चली गई है, तो फिर शादी किससे होगी। वो कहने लगा कि धीरज, मेरी बहन की इज्जत तुम रखोगे और तुम ही इससे शादी करोगे। ये सुनकर धीरज बिल्कुल हैरान था। वो कहने लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। तो महेंद्र कहने लगा तो क्या हुआ, मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई, और दोस्त के कठिन समय में काम आता है। ये कहने के बाद उसने धीरज को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया था और पंडित जी के पास बिठा दिया, फेरे भी शुरू करवा दिए। धीरज ना चाहते हुए भी शादी कर बैठा था। उसे अपनी माँ का भी ख्याल आने लगा था। 3 महीने बाद उसकी शादी थी, पर यहाँ उधम चौकड़ी में उसे महेंद्र की बहन से शादी करनी पड़ गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो तो शादी देखने आया था, लेकिन अब खुद दूल्हा बना बैठा था। शादी के बाद महेंद्र कहने लगा कि मैं तुम दोनों की बस की टिकट करवा देता हूँ, अब तुम मेरी बहन को विदा करवा कर अपने घर ले जाओ। धीरज तो ऐसे था, उसकी तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी और चुपचाप रोली को अपने साथ बस स्टॉप तक लेके आ गया। अपने गांव की बस ली और रातों रात ही अपने गांव पहुंच गया। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो रमा को बहुत हैरत हुई थी कि रात के इस समय कौन आ सकता है, क्योंकि धीरज तो 2 दिन का कहकर गया था और पड़ोस की निर्मला ने भी अपनी छोटी बेटी को सोने के लिए भेज दिया था। वो भी आंगन में ही रमा के बराबर चारपाई पर सो रही थी। रमा उठी और धीरे धीरे चलती हुई मेन गेट तक आई और पूछने लगी कि कौन है। तो धीरज कहने लगा कि माँ दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। रमा परेशान हुई कि अचानक से वो इतनी रात को कैसे वापस लौट आया, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उनकी होश तो उड़कर रह गए थे, क्योंकि धीरज अकेला नहीं आया था, एक दुल्हन बनी लड़की इसके साथ थी। रमा बहुत परेशान हुई और हैरानी से धीरज से कहने लगी, धीरज ये कौन है। वो कहने लगा महेंद्र की बहन है। रमा कहने लगी तो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तुम तो इसकी शादी में गए थे। वो कहने लगा माँ बहुत गड़बड़ हो गई थी, अंदर आने दो तो मैं बताता हूँ। वो रोली का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। तब तक पड़ोसन की बेटी भी उठ गई थी। वो अपनी माँ की चारपाई पर जाकर बैठ गया और रोली को भी साथ ही बिठा लिया, जो सिसकियों से रो रही थी। वो कहने लगा कि इसकी बारात वापस चली गई थी, झगड़ा हो गया था, इसलिए मुझे इज्जत रखनी पड़ी। अब अगर मैं दोस्त की इज्जत मैं नहीं रखता तो कौन रखता। ये सुनकर रमा तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। वो क्या कहती कि दोस्त की इज्जत क्यों रखी। बहरहाल लेकिन वो इस सोच में पड़ गई थी कि अब लड़की वालों से क्या कहकर मना करेगी। वो लोग तो अब शादी की तैयारियों में भी व्यस्त हो चुके थे। बहरहाल उन्होंने रोली को तसल्ली दी और धीरज के कहने कमरे में ले जाकर बिठा दिया। लड़की काफ़ी सुंदर थी, उस टाइम रो रही थी, तो रमा ने उसे प्यार किया और कहा कि वो चिंता ना करे, और कमरे से बाहर आ गई। फिर धीरज से कहा कि मैं कोई सही समय देखकर ही लड़की वालों से मना कर दूंगी। तुमने जो किया ठीक किया। कठिन समय में अगर दोस्त ही दोस्त के काम ना आए तो फिर कौन आएगा। धीरज भी संतुष्ट हो गया था कि माँ ने ज़्यादा बहस नहीं की, वरना वो क्या करता।
बहरहाल जब कमरे में बजाकर उसने रोली को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और वो तो उसकी सुंदरता का गुलाम एक ही रात में हो गया था। अगली सुबह रमा सर पकड़े बैठी यही सोच रही थी कि लड़की वालों से मना कैसे करे। कुछ ही देर में निर्मला भी आ गई, क्योंकि रात को उसकी बेटी वापस अपने घर चली गई थी, इसलिए निर्मला को भी सारी बात का पता हो गया था। सुबह जब वो आई तो कहने लगी कि तुम्हारे बेटे ने अच्छा नहीं किया, लड़की वालों की भी कोई इज्जत होती है। रमा कहने लगी कि मैं खुद उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी। अब मामला ही कुछ ऐसा हो चुका था कि धीरज को दोस्त की बहन से शादी करनी पड़ी। बहरहाल रमा लड़की वालों के घर में हाथ जोड़े बैठी माफ़ी मांग रही थी। वो लोग तो बिल्कुल ही चुप थे। जो बात रमा ने उन्हें बताई थी, इस पर वो क्या कह सकते थे। बहरहाल रिश्ता खत्म हो चुका था। फिर रमा जब वापस घर आई तो तब तक उसकी बहू कमरे में सो रही थी। धीरज अपना नाश्ता खुद बना रहा था। अपनी माँ को देखकर पूछने लगा कि वो कहाँ गई थी, तो वो कहने लगी कि जिस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया था उन्हें जवाब देने गई थी। धीरज ने अपनी माँ को भी नाश्ता करवाया और कहने लगा कि रोली बहुत परेशान है, इसलिए उसे अभी जगाइएगा मत जब तक वो खुद न जाग जाए। रमा ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन फिर तो जैसे रोली ने तमाशा ही बना लिया था। जहाँ गांव में लोग सुबह सवेरे उठकर सारे कामकाज करके दोपहर का खाना खाकर आराम करते थे, वो तो उस समय उठती थी और बस अपना नाश्ता बनाकर सीधा अपने कमरे में चली जाती थी। वो बस खाने के लिए ही बाहर आती थी। धीरज भी दुकान से आकर बाकी का सारा समय अपनी पत्नी के साथ बिताने लगा था। रमा ने सोचा कि चलो नई नई शादी है, धीरे धीरे रूटीन ठीक हो जाएगी और फिर वो घर के काम करेगी। लेकिन शादी को 3 महीने और बीत गए, लेकिन रोली ने तो किसी काम को हाथ नहीं लगाया। उसे खुद से इस बात का एहसास ही नहीं था कि मुझे भी घर का काम करना चाहिए। बस नाश्ता करना होता तो बिना लिहाज के रमा को आवाज़ देती कि माँ मुझे नाश्ता बना दो। कभी कहती खाने में पनीर बना दो, मुझे सब्जी नहीं खाई जाती। घर का बजट आउट होने लगा था, लेकिन रमा ने 3 महीने तक तो कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी बार वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी को 3 महीने बीत चुके हैं, अब घर की जिम्मेदारियां तुम संभालो। तो वो कहने लगी कि मुझे घर का कोई काम नहीं आता। रमा कहने लगी चलो मैं सिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन रोली एक नंबर की निकम्मी और कामचोर थी। कुछ घर का माहौल भी ऐसा था कि वो काफ़ी तेज तर्रार तरह की लड़की थी और उसकी बहनें और बाकी घर वाले भी ऐसे ही थे। शुरू से ही महेंद्र की इच्छा थी कि उसकी बहन की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो बहुत ज़्यादा शरीफ और सीधा हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर लड़का भी तेज़ हुआ तो रोली का घर नहीं बसेगा। और वह चाहता था कि धीरज खुद से रिश्ता मांगे, लेकिन धीरज ने रिश्ता नहीं मांगा था। वो जानता था कि जिस कदर धीरज शरीफ और भोला भाला सा है तो इसकी बहन उसे काबू में कर लेगी। जहाँ रोली का रिश्ता तय हुआ था वो लोग भी काफ़ी तेज़ थे, इसलिए शादी पर जब पैसों का तमाशा लगा तो महेंद्र ने जानबूझकर बात बढ़ाई और फिर धीरज से अपनी बहन की शादी करके बहुत संतुष्ट हो गया था। रोली जानबूझकर खाना बनाती तो खाने को ख़राब कर देती थी, फिर कहती कि मुझसे बनता ही नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कैसे बनाना है। रमा तो उसे बता बता कर थक चुकी थी, लेकिन खाना पकाना तो वो तब सीखती जब उसे शौक होता। उसे तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत थी। एक बार जब धीरज घर पर आया तो वो रो रही थी। धीरज ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, तो वो कहने लगी कि रोटी बनाते हुए मेरा हाथ जल गया है। उसने जानबूझकर अपनी उंगली पर हल्की सी लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर उसे रगड़ा और उंगली ऐसी लग रही थी कि जैसे आग की तपिश लगी हो। वो कहने लगी तुम्हारी माँ मेरे सर पर खड़ी होकर मुझसे काम करवाती हैं और वैसे मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, सर चकराता रहता है। रोली को कोई काम न करने की बहुत बहाने आते थे। फिर वो सुंदर भी बहुत थी और कुछ ये भी जान चुकी थी कि पति उसकी सुंदरता का दीवाना है। धीरज को पहली बार माँ पर बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगा मैं माँ से कह दूंगा। लेकिन जब वो रमा से ये कहने लगा कि मेरी पत्नी की उंगली जल गई और आपको अपनी रोटियों की चिंता थी, तो रमा हैरत से उसे देखने लगी और कहने लगी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी रोटियां तो मैंने बनाई हैं, उसने तो सिर्फ बेली हैं। लेकिन रोली एंड टाइम पर वहाँ पर पहुँच गई और कहने लगी माँ जी, अगर आपको मेरे दर्द का एहसास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे पति के सामने झूठ तो मत बोलिए। सारे घर के काम आप मुझसे करवाती हैं, मेरी उंगली जल गई तो आपने कहा कोई बात नहीं, काम ऐसे ही आता है। सारी रोटियां मैंने बनाई और अब आप बेटे के सामने अपने नंबर बढ़वाने के लिए मुझे बुरा बना रही हैं। रमा तो इस झूठी लड़की की बातें सुनकर हैरान थी। वो कहने लगी रोली मैं ऐसा क्यों करूंगी, बेटा मैंने तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। रोली झूठे आंसू बहाने लगी और कहने लगी बेटे के सामने मुझे बेटी कह रही हैं और पीछे से कहती हैं कि तुम तो वैसे ही मनहूस हो, तभी तुम्हारी बारात वापस चली गई है। शुक्र करो मेरे बेटे ने अपना लिया, वरना तुम तो सारी जिंदगी बाप की चौखट पर ही बैठी रहती। रोली ने जो ड्रामा रचाया वो तो ये सब सुनकर ही हैरान थी और धीरज का गुस्से से पारा हाई हुआ था। पहली बार वो अपनी माँ के सामने चिल्लाया। वो कहने लगा आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। रमा कहने लगी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वो कहने लगा बस बस मुझे सब पता है, आपको इस बात का अफसोस है कि मैंने आपकी पसंद की लड़की से शादी क्यों नहीं की, अपनी दोस्त की इज्जत क्यों रख ली। ये बातें पहले भी कई बार रोली थोड़ी थोड़ी करके धीरज के दिमाग में डाल रही थी और आज धीरज सारी भड़ास अपनी माँ के सामने निकालने लगा।
रमा तो इन सब बातों से वैसे भी अनजान थी, लेकिन फिर वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि लड़की इतनी झूठी और मक्कार होगी। मैंने इसे कभी कुछ नहीं कहा ही नहीं। ये कहना था कि धीरज ने चिल्लाकर अपनी माँ से कहा, खबरदार जो आपने मेरी पत्नी को झूठा कहा तो। माँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुनकर रमा को तो जैसे चुप लग गई थी, लेकिन रोली को अपनी सास घर में बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो नित नए बहाने ढूंढती रहती। जब भी धीरज घर पर आता तो सर बांध कर बैठ जाती और पूरा दिन कपड़े धो धोकर और घर के काम कर करके मेरे सर में दर्द हो रहा है। सोने पर सुहागा ये हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई, और ये खबर सुनकर तो धीरज ने साफ कह दिया कि अब रोली किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। रमा ने कुछ नहीं कहा, सारे काम वो वैसे ही करने लगी जैसे पहले करती थी। लेकिन पहले ये होता था कि दोपहर को रूखा सूखा जो होता वो खा लेती थी और पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके काम करती रहती, और रात को अच्छा खाना पकाती थी। लेकिन अब रोली के खाने का इंतज़ाम भी उसके सर पर था। फिर वो नखरे भी बहुत दिखाती थी कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। अभी भी रमा ने दाल के साथ साथ पनीर भुर्जी बनाई थी, क्योंकि रोली को पनीर पसंद था। दोपहर का खाना उसने डटकर खाया था, और जैसे ही रात को धीरज दुकान से आया तो उससे कहने लगी कि धीरज, तुम्हारी माँ मुझे खाने को कुछ नहीं देती, मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, वो पूरा पूरा दिन मुझे भूखा रखती हैं क्योंकि मैं खाना नहीं बना सकती। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। धीरज ऐसी बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता था। वो फौरन ही कमरे से बाहर आया। उस समय रमा किचन में काम कर रही थी। पूरा दिन काम कर करके वो थक चुकी थी। जब वो किचन में गुस्से में दाखिल हुआ और अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर बुरे तरीके से मरोड़ दिए, वो चिल्लाकर रह गई और कहने लगी, धीरज क्या हुआ है? वो कहने लगा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मेरी पत्नी को कुछ खाने को नहीं देती। रमा ने कहा, मैंने उसे कब रोका है? लेकिन उसने रमा की कोई बात नहीं सुनी। उसने ज़ोर से हाथ अपनी माँ के हाथ मरोड़ कर रख दिए कि खटाक की आवाज़ आई, और रमा तो चिल्ला उठी क्योंकि धीरज ने जितनी ज़ोर से उसके हाथ मरोड़े थे उसकी दोनों हाथ की हड्डियां टूट गई थीं। वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी। धीरज कहने लगा कि आज के बाद मेरी पत्नी को खाने पीने से ना रोकना, वो प्रेग्नेंट है, उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत है, और तुम हो कि तुम्हें एहसास तक नहीं। यह कहकर वो अपने कमरे में आ गया। रोली बहुत घबराई हुई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि धीरज उसकी खातिर अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है। वो कहने लगा, आज के बाद तुम्हें खाने पीने से कोई नहीं रोकेगा। तड़प तड़प कर पूरी रात रमा ने बिताई थी। दूसरे दिन जब निर्मला आई तो उसके हाथों को देखकर बुरी तरह से घबरा गई। वो फौरन ही उसे एक डॉक्टर के पास ले गई, जिसने पट्टी बांध दी। रमा अब कामकाज के काबिल नहीं रही थी। रोली को इस बात का अफसोस नहीं था कि रमा के हाथ टूट गए, बल्कि इस बात का अफसोस था कि अब खाना कौन बनाएगा। मजबूरन खाना उसी को बनाना पड़ता था। लेकिन वो खाना बनाकर अपने कमरे में ले जाती और खुद अकेले ही खाती रहती। रमा पूरा दिन भूखी बैठी रहती। कोई दूसरा उसे खाने का पूछने वाला नहीं था। आखिरकार निर्मला ही उसके लिए अपने घर से खाना लेकर आती थी और उसे अपने हाथों से खिलाती, क्योंकि वो कई सालों से बराबर घर में रह रही थी, इसलिए एक दूसरे का एहसास भी करती थी। निर्मला को रमा का हाल देखकर बहुत रोना आता था। बहू ऐसी मिली थी जिसने कुछ महीने में रमा को नाको चने चबवा दिए थे। रोली को पहले तो इसी बात का गुस्सा था कि उसे खाना खुद बनाना पड़ता है। जब वो देखती कि निर्मला नित नए खाने बना बनाकर अपने हाथ से रमा को खिला रही है तो उसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता था। रात को जब धीरज आया तो कहने लगी कि तुम्हारी पड़ोसन घर में आती है, तुम्हारी माँ को खाना खिलाती है। तुम्हारी माँ का असल दिमाग तो उस पड़ोसन ने ही ख़राब करके रखा है। हर समय मेरे बारे में उनसे उल्टी सीधी बातें करती रहती है, और तुम्हारी माँ मुझे बद्दुआएं देती रहती हैं। वो कहती है कि भगवान करे तेरा बच्चा मर जाए। ये सुनना था कि धीरज को बहुत गुस्सा आया। उसने कमरे से बाहर निकलकर आंगन में बैठी माँ का हाथ पकड़ा और धक्के देकर घर से निकाल दिया, और कहने लगा, बहुत शौक है पड़ोसियों के सामने रोना रोने का, तो अब जाओ उसी के घर में रह लो। ये कहकर जैसे ही वो अंदर जाने लगा तो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो भागता हुआ अंदर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि रोली ज़मीन पर गिरी हुई थी। किसी चीज़ से उसका पैर फिसला था और पेट के बल वो गिरी थी, और वो उस समय बुरी तरह से तड़प रही थी। फिर धीरज ने उसे गोद में उठाया और भागता हुआ करीबी डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। उसका बच्चा मर चुका था। अब जाकर रोली को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने रो रोकर धीरज से सारी बात सच कह दी कि उसकी माँ गलत नहीं थी। ये सब सुनकर धीरज को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रमा निर्मला के घर रहने लगी थी। और धीरज रोज़ उससे माफ़ी मांगता था कि घर चलो, लेकिन रमा ने मना कर दिया कि मुझे ना तुम्हारे साथ रहना है और ना ही तुम्हारी पत्नी के साथ। मैं अपनी दोस्त के घर में ही खुश हूँ। कम से कम इसके बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, और मुझे 2 समय की रोटी ही तो चाहिए थी, वो मुझे यहाँ मिल जाती है। तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। धीरज को इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई थी, और वो फूट फूट कर रोता था कि उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। रोली को भी अपने किए पर अफसोस था, लेकिन ये अफसोस उस समय व्यर्थ था। धीरज के लिए जीवन भर पछतावा तब बना जब रमा का देहांत हो गया, और उसकी अर्थी भी निर्मला के घर से ही उठी थी।
माँ बेटे से नाराज़ होकर इस दुनिया से जा चुकी थी और धीरज रोज़ भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।